जय श्री राम भाइयों, वंदे मातरम, जय हिंद। आज आपके सामने लेकर चलते हैं दोस्तों बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 30 तक के आपके प्रश्न आपका पेपर 2 का, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न है दोस्तों। और इसके बाद प्रश्न आपका क्या है कि बहुत ही बेहतरीन है, जो कि आपके नेक्स्ट ईयर में हो सकता हो इस तरह के या यही क्वेश्चन रिपीट कर दिए जाए। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न 1 क्या कह रहा है आपका कि बाल्यावस्था की अवधि में विकास, कह रहा है कि बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसा होता है, उसके बारे में बताना है आपको। धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता है, या फिर दूसरा ऑप्शन होगा बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, या फिर कह रहा है में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, या फिर चौथा अनियमित और असंबद्ध होते हैं। तो दोस्तों एक चीज जानते रहिए, हमेशा दिमाग बैठा रहे, वह विकल्प कभी नहीं होगा जिसमें केवल वर्ण लगेगा। तो आपका इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा बाल्यावस्था की अवधि में विकास क्या होता है, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। कह रहा है निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। ठीक है, कह रहा है मतलब कि नजदीक विकास का क्षेत्र क्या है। कह रहा है बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क के अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। तो कहने का मतलब है कि बच्चों को वयस्कों के साथ जो या उनके समकक्षियों के साथ जो सहायता मिलता है, उससे जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका क्षेत्र, या फिर विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकते, वह होगा। या फिर कह रहा है वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, या फिर कह रहा है वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। तो दोस्तों जान जाइए निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या होगा। ऑप्शन पहला बनेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अपने बड़े से अपने समकक्षियों की सहायता से क्या करते, कुछ न कुछ दोस्तों सीखते हैं और अपने मार्ग में प्रदर्शन करते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। कह रहा जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं, या केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध हैं, या फिर संरक्षण वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है, या प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों जो इसका आंसर बन जाएगा जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन आपका बन जाएगा पहला, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ होते हैं। क्योंकि बच्चे अब क्या हो गए दोस्तों, कक्षा 8 तक आपके आ गए हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। कह रहा है लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है। कह रहा है क्या लॉरेंस जो कोलबर्ग हैं उनके नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है, जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो उस अवस्था को क्या कहेंगे। तो कह रहा है क्या दंड और आज्ञापालक अविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अविन्यास, यंत्री उद्देश्य अविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अविन्यास। तो देखिए कह रहा है वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने में, तो किसकी बात कर रहा है, सामाजिक की बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन आपका दोस्तों तुरंत हो जाएगा सामाजिक क्रम व्यवस्था अविन्यास। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। कह रहा है हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्ध सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के विकास और अंत स्थित अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। तो क्या होगा दोस्तों आपका प्रश्न 5 में। कह रहा है बुद्धि का प्रकार, फिर आपका दे रहा है अंत स्थित अनुपालन संभावना। तो दोस्तों चलते हैं आपका, कह रहा है क्या स्थानिक से मनोवैज्ञानिक होता है, या फिर अंतराव्यक्तित्व से विक्रेता होता है, भाषिक से मूर्तिकार, या फिर शारीरिक गति संवेदना से खिलाड़ी। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इनके अनुसार जो होगा
तो आप जान जाइए हावर्ड गार्नर के बहुबुद्ध सिद्धांत के अनुसार जो होगा ऑप्शन इसमें बन जाएगा दोस्तों, चौथा हो जाएगा शारीरिक गत संवेदना, जिसका संबंध किससे होगा, खिलाड़ी से होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 6। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह ऑप्शन होगा। यह अगर बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं, यह होगा। बच्चों को संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है, यह होगा। या स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। तो दोस्तों जान जाइए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन जो बनेगा पहला हो जाएगा, बच्चों के विकास, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण क्या करता है या शिक्षक क्या करता है, अधिगम प्रक्रिया के दौरान वो क्या करता है, कैसे मूल्यांकन करता है। तो ऑप्शन आप देखिए, पहला कह रहा है बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं होता है, या फिर कह रहा है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, या फिर अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायता करता है, होता है, या बेहद परिपूर्ण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन यही हो जाएगा, क्योंकि एक बेहद अच्छा शिक्षक वही है जो बच्चों की समझ जानकारी को समझे और क्या करे, अपने शिक्षा शास्त्र को सुधारे। तो अब चलते हैं दोस्तों आपके प्रश्न नंबर 8 की तरफ। कह रहा है कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़वादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रतिभाशाली पद्धति कौन सी है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा, लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, या फिर समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, या एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, या फिर कह रहा है क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, रूढ़वादिता को कम करना। जब रूढ़वादिता कम तभी होगा जब अलग अलग लिंग के बच्चे होंगे, अलग अलग जात के बच्चे होंगे, उनको एक साथ विचार विमर्श के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। कह रहा है अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए। कैसे समझना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन दे रहा है, एक गुण और साधन के रूप में, या रुकावट के रूप में, समस्या के रूप में, एक व्यवस्थागत मुद्दा के रूप में। तो अध्यापक को बहुभाषिकता को समझना चाहिए किस रूप में दोस्तों, एक गुण और साधन के रूप में। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। कह रहा है बाल केंद्रित कक्षा हुआ है, जिसमें बाल केंद्रित कक्षा क्या है दोस्तों, जिसमें अध्यापक केवल हमने कहा है जो आएगा उसको हटा देंगे दोस्तों। दूसरा बन जा रहा है अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, यह होना चाहिए बाल केंद्रित कक्षा। या बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है, यह होना चाहिए। या अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो दोस्तों एक प्रगतिशील कक्षा के लिए अध्यापक को, एक बाल केंद्रित कक्षा के लिए अध्यापक को क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए और प्रत्येक बच्चे से व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यवहार करना चाहिए दोस्तों। चौथा ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा, बीएफ स्किनर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या बनेगा 11 का, मनोवैज्ञानिक के अनुसार कह रहे बच्चों के संज्ञानात्मक विकास और सांस्कृतिक उपकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की तरफ। कह रहा आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है दोस्तों। तो 12 का ऑप्शन दे रहा है आपका, बड़े आकार मुद्रित पुस्तकें। दोस्तों बच्चे बड़े हो गए हैं। अच्छा, आंशिक दृष्टि वाले मतलब जो कम थोड़ा देखते हैं उनके लिए कह रहा है। या त्रिविम नक्शे और चार्ट, बोलती पुस्तकें, स्पर्शी सूचना पत्र, या फिर छोटी मुद्रा वाली कार सीट।
तो दोस्तों जो कम देखते लिए हैं उनके लिए क्या चीज नहीं होना चाहिए? छोटी लिखावट वाली कार सीट नहीं होना चाहिए दोस्तों। चौथा ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। कह रहा है समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्हित विचार है। कैसे है दोस्तों? ऑप्शन दे रहा है आपका कि बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रतिबंध करना, यह होना चाहिए। कह रहा है बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, या फिर दोस्तों अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना, या फिर दोस्तों दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। तो दोस्तों समावेशी शिक्षा का मतलब ही है जिसमें सभी बच्चे क्या करें, समान रूप से शिक्षा पाएं। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? चौथा ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। कह रहा है प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है दोस्तों? कह रहा है प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों को किस प्रकार से संबोधित किया जा सकता है? तो ऑप्शन दे रहा है चुनौतीपूर्ण कार्य और निरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है, या फिर प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, या रटने पर आधारित परीक्षा देकर। रटने वाला तो ऑप्शन दोस्तों ऐसे नहीं होगा। जब बच्चा क्या है प्रतिभाशाली और सृजनात्मक है तो उसे क्या होगा, कार्य जो होगा चुनौतीपूर्ण कार्य होगा और निरसता दूर करने के लिए, मतलब कि वो क्या हो उसका मन गिरे न, ठीक है, ऐसा कार्य देना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 14 का पहला हो जाएगा। चलते प्रश्न नंबर 15 की तरफ। कह रहा है पठन वैकल्प्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? तो कह रहा है पठन वैकल्प बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है दोस्तों? 15 का ऑप्शन कह रहा है उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके दोस्तों। तो आपका हो क्या जाएगा? 15 का ऑप्शन तीसरा हो जाएगा दोस्तों कि पठन वैकल्प बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? उनके शारीरिक, उनके पढ़ने और लिखने की कौशल के विश्लेषण से दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। कह रहा है प्रतिकूल परिस्थितियां और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन क्या कह रहा है कि अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, यह होना चाहिए। या फिर कह रहा है दोस्तों आपका अधिगमकर्ताओं को विद्यालय से बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े, यह होना चाहिए। विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना, यह होना चाहिए। या फिर कार्यकलाप के लिए सहयोगी समूह बनाना और शिक्षार्थियों के एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों इसमें कह रहा है क्या नहीं होना चाहिए, प्रभावशाली नहीं है, मतलब कौन सी चीज होगा? तो कभी भी एक टीचर को नहीं कहना चाहिए कि आप बाहर जाके ट्यूशन पढ़ लीजिए जिससे अध्यापक को उन पर कम ध्यान देना पड़े। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा दोस्तों? दूसरा हो जाएगा। चलते हैं यहां पर हम प्रश्न नंबर 17 की तरफ। कह रहा है बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था क्या है दोस्तों? आपका ऑप्शन कह रहा है बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था क्या है कि ये प्रभाव डालते हैं कि नहीं, देख लेते हैं। ऑप्शन कह रहा है का कोई प्रभाव नहीं होता दोस्तों, कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है, का आपसी संबंध नहीं है, कि भूमिका नगण्य है दोस्तों। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। कह रहा है अधिगम में बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य, अगर बच्चा बीमार रहेगा तो कैसे पढ़ेगा भाई? तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18 की तरफ। कह रहा है कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन दे रहा है विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभाव और प्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाए, यह करना चाहिए। या विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत। देखिए दोस्तों कुछ इसके कीवर्ड हैं, जैसे आपका प्रदर्शन के आधार, योग्यता के आधार, केवल ये चीजें क्या है, इसके कीवर्ड हैं दोस्तों। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो ऑप्शन होगा ही नहीं। या फिर विद्यार्थियों में वाद संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना, जिससे वे बहुप्रेक्ष करने में सशक्त हों। या फिर कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके
शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन क्या बन जाएगा, प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक क्या करना चाहिए, बच्चों की सहायता करनी चाहिए और उनके मनोभाव व प्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर, अच्छा सॉरी, इसमें आपका बताना है दोस्तों, ऑप्शन मतलब यहाँ पे दे रहा है, तो चलते हैं आपका देख लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन आपका जो कटेगा दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि वर्गीकृत करने वाला ऑप्शन कट जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा, पहला तीसरा चौथा। तो देखते हैं दोस्तों, अच्छा हाँ, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन भी दोस्तों आपका क्या है, पहला तीसरा चौथा तो मिल रहा है दोस्तों, लेकिन हाँ, तो दोस्तों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 में, कह रहा है कि सहायता के लिए, हाँ दूसरा कट जाएगा दोस्तों। फिर कह रहा है कक्षा में विविधता की उपेक्षा, उपेक्षा वर्ड भी क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा। तो आपका ऑप्शन बन जाएगा पहला और तीसरा। तो ऑप्शन पहला तीसरा किस में मिल रहा है दोस्तों, पहले में मिल रहा है, तो ऑप्शन पहला बन जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। कह रहा है अधिगम एक क्या है, जटिल और प्रक्रिया किस तरह का है दोस्तों। कह रहा है अधिगम क्या है, मतलब कि जटिल और सक्रिय होगा, सरल और रैखिक होगा, या दोस्तों आपका कह रहा है कि सरल व्यक्तिगत होगा, जटिल निष्क्रिय होगा। तो अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया दोस्तों, पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। कह रहा है कि अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक कामा, सांस्कृतिक कामा, धार्मिक और भाषीय विविधता को चाहिए क्या दोस्तों, टालना, उपेक्षित करना, समझना, अनदेखा करना। तो कह रहा है इसमें क्या ऑप्शन आपका होगा दोस्तों, बच्चा क्या है अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य मतलब अच्छा बनाने के लिए अध्यापिका को क्या चाहिए दोस्तों, उसे टालना नहीं चाहिए, उपेक्षित भी नहीं करना चाहिए, अनदेखा भी नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए दोस्तों, समझना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 21 की तरफ। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के, किस प्रकार का हो दोस्तों, 21 में आपका ऑप्शन तो कह रहा है कि सहयोगी प्रतिस्पर्धिक होना चाहिए, प्रतिस्पर्धिक सहयोगी होना चाहिए, भयावह सुसाध्य होना चाहिए, प्रतिस्पर्धिक सुसाध्य होना चाहिए। तो दोस्तों प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना, सहयोगी वातावरण की रचना होनी चाहिए, न कि बजाय किसके, प्रतिस्पर्धिक वातावरण के दोस्तों। तो ऑप्शन पहला बन जाएगा। चलते हैं 22 की तरफ। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। कह रहा है पाठ उपलब्ध कराना, विश्लेषण जब विद्यार्थी कोई नया फैसला सीख रहे हों, या फिर सीखने से ज्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना दोस्तों, या फिर वे कार्य जो कि बहुत सरल हो, या फिर दोस्तों प्रतियोगियों के लिए बहुत से अवसर उपलब्ध कराना दोस्तों। तो 22 में आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा दोस्तों, कह रहा है पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। कह रहा है बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, कह रहा है बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, यह होना चाहिए। कह रहा है क्या, फिर बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है, या बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण छानबीन की लालसा होती है, या बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। तो ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्तों, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। तो सही नहीं है का यहाँ पे हमें क्या करना है, ढूंढना है ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, दूसरा बन जाएगा, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। मतलब बच्चे क्या है, सभी चीजों को स्वयं नहीं सोच सकते हैं और अध्यापक क्या है, उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर आपके 24 की तरफ। कह रहा है बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या है दोस्तों। बच्चे विद्यालय में असफल होते हैं तो क्यों होते हैं। प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चे में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है, मतलब जो पिछड़े पृष्ठभूमि का है वो नहीं पढ़ने में सामर्थ्य होते इसलिए, या निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकता और रुचियों की पूर्ति करने में असमर्थ
समर्थ नहीं है। यह होगा, यह साबित करता है कि इन बच्चों के आनुवंशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। या फिर सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने में सामर्थ्य नहीं है। तो दोस्तों देखिए, असफल होने का कारण क्या है, बच्चों का विद्यालय में असफल होने का कारण क्या है कि बच्चों को विद्यालय में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में विद्यालय क्या होता है, असमर्थ होता है। तो ऑप्शन दोस्तों दूसरा बन जाएगी इसका। चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। कह रहा है समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है दोस्तों, कि अगर हम जब समूह में एक दूसरे को पढ़ाते हैं तो क्या और सहायता करते हैं क्या होता है, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। यह होगा, या बच्चों में भ्रांति उत्पन्न होगी, भ्रांति माने शंका होगा जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। ये यह होगा, या बच्चों को ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। यह होगा, या फिर बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न और रुकावट पैदा करती है। तो दोस्तों जब हम सहायता करेंगे एक दूसरे के पढ़ने में और पढ़ाने में दोस्तों, तो उससे क्या होगा, चिंतन प्रक्रिया पर क्या होगा, आक्षेप होगा, मतलब हेल्प मिलेगा, मदद मिलेगा और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप को उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं 26 की तरफ। करा एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। किस तरह से दोस्तों, अध्यापक केंद्रित होनी चाहिए या प्रगतिशील होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, व्यवहारवादी होना चाहिए। तो कह रहा है कक्षा में अध्यापिका अपने शिक्षा शास्त्र के लिए विद्यार्थियों के व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, कि प्रगतिशील होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक प्रगतिशील कक्षा में। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा दूसरा दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। कह रहा है कि विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। यह होगा, या फिर कह रहा है संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम और सुनिश्चित ढंग से होता है। यह होगा, विकास एक सूरजपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अव्यवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवांशिक घटकों के कारण होता है। यह होगा, यह विकास एक सरल और एक दिशी प्रक्रिया है दोस्तों। यह होगा, तो 27 का आपका ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों, जो ऑप्शन हो जाएगा 27 में, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं दोस्तों। आपका 27 का ऑप्शन बन जाएगा पहला। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है दोस्तों। कह रहा है प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, पेशी कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। तो कह रहा है दोस्तों क्या बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था की अवधि में मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन जो बनेगा, कह रहा है कि तर्क संगत, मतलब भैया शरीर के, मतलब हो सकता है कुछ लोग का शारीरिक विकास ना हो, कुछ लोग क्या हो वैज्ञानिक तर्क और रूप से ना हो। तो कहने का मतलब है यहाँ पे तर्क संगत विचारों का विकास होगा और प्राकृतिक रूप से मूर्त होंगे। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। कह रहा है बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय क्या होता है, कोई भूमिका नहीं होता है, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। कि बहुत कम भूमिका होती है तब भी गलत हो जाएगा। प्राथमिक कारक है यह होगा, या द्वितीय कारक है यह होगा, इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन होगा दोस्तों। तो विद्यालय में के बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय क्या होता है दोस्तों, द्वितीय कारक होता है। प्राथमिक कारक आपका क्या होता है, घर समाज परिवार होता है। ठीक है दोस्तों, आज चलते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। तो क्या होगा दोस्तों, लास्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होती है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था दोस्तों, तो ऑप्शन बन जाएगा जीन पियाजे ने, लेओ वाइगोत्स्की ने, हार्वर्ड गार्डनर ने, लॉरेंस कोलबर्ग ने। तो दोस्तों आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा इसमें, जीन पियाजे बन जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, जीन पियाजे हो जाएगा, जिन्होंने मनोवैज्ञानिक मतलब कि उन्होंने मनोवैज्ञानिक रूप से प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से होता है और वयस्कों से क्या होता है, अपेक्षा
अलग होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। ओके, जय हिंद।